बच्चे कहाँ हैं? मर गए। सब के सब? एक ही बच्चा है हमारे। और आपको उनके बारे में पूछने का ख्याल कैसे आ गया? अरे भाई बाप हूँ उनका। आप खुदा करे ऐसा बाप कभी पैदा ही ना हो। और तुम्हें आज क्या हुआ? मेरी समझ में नहीं आता। पल में रहती, पल में माशा हो जाती हो। अरे मैं दफ्तर से थका हुआ आया हूँ और तुम्हारी ये चिक चिक शुरू हो गई। इससे तो अच्छा दफ्तर में ही पंखे के नीचे आराम कर लेता। पंखा नहीं यहाँ भी है। अब आराम करना है तो यहीं आराम करना सकते हैं। तुम्हारा गुस्सा कभी नहीं जाएगा। मुझे तो लगता है ये तुम्हें दहेज में मिला है। मैं कहती हूँ आप मुझसे इस किस्म की खुराफात ना बता कीजिए। आपके दीदों का तो पानी ढल गया है। अरे यहाँ तो सब कुछ ढल गया है और तुम्हारी वो जवानी कहाँ गई? अब तो ऐसा लगने लगा है मैं 100 साल का बूढ़ा हूँ। आपके कर्मों का नतीजा है। मैंने तो कभी अपने आप को बूढ़ा महसूस किया नहीं। मेरे कर्म इतने भी काले नहीं हैं और ऊपर से तुम्हारा शौहर होने के नाते में इतना महसूस नहीं कर सकता। तुम्हारा जो हुस्न है अब रूह में मंजिल ढूंढ चुका है। मुझसे ऐसी जुबान में गुफ्तगू कीजिए जिसे मैं समझ सकूं। ये दूबा नजर क्या हुआ? हटाओ, ये छोड़ो ये सब। आओ मेरे पास बैठो, प्यार की बात करें। अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे कि आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे 100 वर्ष के बूढ़े हैं। अरे भाई दिल तो जवान है। हाँ, आपके दिल का मैं क्या कहूँ? आप इसे दिल कहते हैं? कोई मुझसे पूछे तो यही कहूंगी कि पत्थर का एक टुकड़ा है जो शख्स ने अपने पहलू में दबा रखा है और दावा ये करता है कि उसमें मोहब्बत भरी हुई है। अरे मोहब्बत करना आपके जाने मोहब्बत तो सिर्फ औरत कर सकती है। अच्छा जी, तो आज तक ये बताइए कितने औरतों ने मर्दों से मोहब्बत की है? अरे हमेशा मर्द ही औरत से मोहब्बत करता है और निभाता भी है। ये औरतें तो बेवफा होती हैं। झूठ, इसका अव्वल झूठ, इसका आखिरी झूठ। बेवफाई तो हमेशा मर्दों ने की है। और वो इंग्लिस्तान के बादशाह जिन्होंने एक मामूली औरत के लिए अपना सारा तख्तो ताज कुर्बान कर दिया, वो भी क्या झूठी और फरेबी दास्तान थी? ओहो, बस एक मिसाल पेश कर दिया और मुझ पे लोग डाल दिया। अरे इतिहास उठाकर देखिए, इतिहास में ऐसी बहुत सी तारीखें हैं। मर्द जब भी किसी औरत से मोहब्बत करता है तो पूरी शिद्दत से निभाता है। कमबख्त उसके लिए अपनी जान कुर्बान तक कर सकता है लेकिन अपनी मोहब्बत पर कभी आंच नहीं आने देगा। और वैसे भी आप नहीं जानती, जब कोई मर्द मोहब्बत में होता है तो उसमें कितनी ताकत होती है। सब जानती हूँ। आपसे तो कोई अलमारी को जमाओ, दरवाजा भी नहीं खुल सकता। बड़ी ताकत होती है। आखिर मुझे ही सोने लगा तो खोलना पड़ा। देखो तुम जानती हो उस दिन मेरी बाजू में नहीं का दर्द था। मैं दफ्तर भी नहीं गया था। सारा दिन सारी रात यही बड़ा दर्द से कर रहा था। और तुम्हें तो कोई चिंता है नहीं, चली गई अपने दोस्तों के साथ सिनेमा देखने के लिए। आप तो बहाना कर देते। लाहौर मिला मैं बहाना कर रहा था? अरे दर्द से बुरा हाल मेरा था और ये कहती है मैं बहाना कर रहा था। लानत है ऐसी जिंदगी पर। ये लानत मुझ पे भेजी गई है। तुम्हारी अक्कल पर पत्थर पड़ गया है बेगम। मैं अपनी जिंदगी का रोना रो रहा था। अरे आप तो हमेशा रोते ही रहते हैं। और तुम बड़ा हंसती रहती हो ही करके, क्योंकि तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। अरे बच्चे जहन्नुम में जाए, पति का जनाजा निकले, पूरा घर जलकर खाक हो जाए, लेकिन तुम हंसती ही रहना। ऐसी बेदिल औरत मैंने आज तक नहीं देखी। ओ हेलो, कितनी औरतें देखी आपने अब तक? अरे हजारों लाखों सड़कों पे आजकल औरतें ही औरतें देखने को मिलती हैं। मुझसे झूठ ना कहिए। आपने कोई ना कोई औरत खास तौर पर देखी है? खासतौर से तुम्हारा क्या मतलब है? रहने दीजिए, मैं आपके राज खोलना नहीं चाहती। मैं चलती हूँ कहाँ? अपनी सहेली के पास। उससे अपना दुख का बयान करूंगी। खुद रोऊंगी, उसको भी रुलाऊंगी। इसका कुछ जी तो हल्का हो जाएगा। जो दुखड़ा तुम अपनी सहेली को बताने जा रही हो मुझे भी सुनाओ। मैं तुमसे वायदा करता हूँ तुम्हारे हर टुकड़े में शरीक होऊंगा। आपके वायदे कभी पूरे भी हुए? अच्छा, आज तक कौन सा वायदा मैंने पूरा नहीं किया? अभी कुछ दिनों पहले तुमने मुझसे चाय के प्याले की जिद की। मैं अपने दोस्त से रुपए उधार लेकर इसके लिए चाय के प्याले लाया। क्या मैंने तुम्हारी वो जिद पूरी नहीं की? बड़ा एहसान किया मुझ पर। वो तो दरअसल आप अपने दोस्तों के लिए लाए थे। और उसमें से 2 प्याले किसने तोड़े थे ये तो बताइए जरा। एक तुम्हारे बड़े बेटे ने और दूसरी तुम्हारी मामी की बेटी ने बड़े दोस्तों के लिए लाए थे। बस सारा इल्जाम आप हमेशा उन्हीं पर लगाते हैं। अच्छा अभी बहस बंद करो, मुझे नहा धोकर कपड़े पहनना और जुड़ा करना है। देखो मैंने तुम्हारे साथ आज तक कभी सख्ती नहीं की, हमेशा नरमी से पेश आया है, लेकिन आज मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगे। अजीब आप बड़े आए मुझ पे हुक्म चलाने वाले। अब है कौन? इतनी जल्दी भूल गई? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा खाविंद हूँ। मैं नहीं जानती खाविद खाविद क्या होता है। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैं बाहर जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तुम नहीं जाओगी बस, और यही मेरा फैसला है। फैसला? फैसला
फैसला तो अब अदालत ही करेगी। अरे अब इसमें अदालत की बात क्यों आखिर में बीच में आ गई भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा आज तुम ऐसी ऊट पटांग बातें क्यों कर रही हो? अरे तुम बड़ी बात करो, जाके नहा लो, सर ठंडा हो जाएगा। हाँ, आपके साथ रहकर तो मैं सिर से पाँव तक गलती हो चुकी हूँ। कोई औरत अपने खाविन से खुश नहीं हो सकती भाई, ख्वाह वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। औरतें हमेशा उसमें कीड़े करने के लिए दाखिल हो जाती है। और वैसे भी मैंने तुम्हारी कई गलतियां और खताएं माफ की हैं। मैंने खुदा के नाम पर बताइए तो कौन सी खता की? अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले जब तुमने सलजम की सब्जी बनाने की ठानी रात को, और उसके बाद तुम ऐसा सोई कि जब मैं सुबह दफ्तर गया तो सलजम पूरी तरह से गोला हो चुकी थी। लेकिन मैंने उसे अंगीठी से उतारा और तुम्हारे लिए चाय बनाई। तुम उस समय सो रही थी। ये बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। क्योंकि इसमें झूठ का एक जर्रा तक नहीं है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि औरतों को सब चीज से इतनी चिढ़ क्यों होती है। मान लो अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि तुम्हारा बायां गाल तुम्हारे दाएं गाल से ज्यादा मोटा है, तो तुम शायद इतनी खफा हो जाओ कि मुझसे उम्र भर ना बात करो। लेकिन ये तो तुम भी महसूस कर सकती हो। देखो पेपर वेट नीचे रखो, मैं बता रहा हूँ अगर मेरे सर पे मारते खाना को कैसे हो जाएगी। मैंने ये पेपर रेट ना आपको मारने के लिए नहीं उठाया, बल्कि इसलिए उठाया कि इसमें जो ये हवा के बुलबुल है वो आपकी आंख है, और ये जो लाल सी चीज है ना वो आपकी नाक है, जो हमेशा सुर्ख रहती है। मैंने जब आपको पहली बार देखा था ना तो मुझे ऐसा लगा था जैसे आपकी आंखों के नीचे जो गाय की आंख है, एक कॉकरोच औंधे मुंह बैठा है। मेरा जी कभी हल्का ना होगा, आप मुझे जाने दीजिए। हाल होगा मैं शायद यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँ। अरे अच्छा, जाने का कारण तो बता दो। मैं नहीं बताना चाहती, आप तो अव्वल दर्जे की बेशर्म हैं। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, और मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है कि तुम्हें आज मुझे एकदम से ऐसी कौन सी याद पता हो गई। अच्छा, जरा अपने कोट के अंदर जेब में हाथ डालिए। और मेरा कोट में लाती हूँ। मेरे कोट में क्या हो सकता है? विस्की की बोतल? नहीं, मैं पीकर फेंक आया था, शायद रह गई। ये लीजिए आपका कोट। और इसका मैं क्या करूं? इसकी जेब में हाथ डालिए, उस लड़की की तस्वीर निकालिए जिससे आप आजकल इश्क लड़ा रहे हैं। ओह, ये तस्वीर ला और लीला। अरे तुमने मेरा औसान खता कर दिया। बैठ यहाँ, बैठ बैठ बैठ। अरे ये मेरी जान, ये मेरी बहन की तस्वीर है। तुम नहीं जानती हो, बहुत दूर रहती है यहाँ से। हाय, कितनी खूबसूरत लड़की है। मेरे भाईजान के लिए कैसी रहेगी? मैं अभी उन्हें दिखा कर लाती हूँ। अरे खत तो पढ़ती जाती। खत किसका? ठीक है? ये उस जमाने की बात है जब मैं बेहद गरीब था। बम्बई में 2 रुपए मावल एक खोली में रहता, जिसमें ना पानी का नल था ना बिजली। एक निहायत ही गलीज कोठरी थी जिसके छप्पर से हजारों खटमल मेरे ऊपर गिरा करते। चूहों की भी काफी बहुत तैयार थी। इतने बड़े चूहे मैंने आज तक कभी नहीं देखे। बिल्लियां तक उनसे डरती थी। 4 यानी बिल्डिंग, उसमें सिर्फ एक गुसलखाना था जिसके दरवाजे की कुंडी टूटी हुई। 4 की औरतें उसी गुसलखाने में पानी भरने को जमा हो जाती। यहूदी, मराठी, गुजराती, क्रिश्चियन, भांति भांति की औरतें। मेरा ये नियम था, उन औरतों के इकट्ठा होने से बहुत पहले मैं गुसलखाने में जाता, दरवाजा भेड़ता और नहाना शुरू करता। एक दिन मैं देर से उठा, मैं गुसलखाने में गया, दरवाजा भेड़ा और नहाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद देखा तो खट से दरवाजा खुला। मेरी पड़ोसी बगल में दागर दबाए, मालूम नहीं क्यों एक लम्हे के लिए उसने मुझे बोल दिया, पर वो ऐसी भागी जैसे मानो कोई शेर उसका पीछा कर रहा हो। मैं बहुत हंसा। उठकर मैंने दरवाजा बंद किया और नहाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर खट से दरवाजा खुला। ब्रिज मोहन था। मैं नहाकर फारिग हो चुका था और कपड़े पहन रहा था। भाई बंटो, आज इतवार है।
मुझे याद आ गया था कि ब्रिजमोहन को बांद्रा जाना था। अपने दोस्त पीरन से मिलने वो हर इतवार बांद्रा जाता। पीरन एक मामूली शक्ल व सूरत की पास लड़की थी, जिससे ब्रिजमोहन का इश्क 3 वर्ष से चल रहा था। ब्रिजमोहन मुझसे हर इतवार आठ आने लेता और पीरन के घर पहुंचता। दोनों आपस में आधे घंटे बात करते। ब्रिजमोहन इलस्ट्रेटेड वीकली क्रॉसवर्ड पजल हल उसे देता और चला आता। ब्रिजमोहन अब बेकार था। वो सारा दिन सिर झुकाए पजल अपनी दोस्त पीरन के लिए हल करता। उसे कई छोटे छोटे इनाम भी मिल चुके थे, लेकिन वो इनाम पीरन ने वसूल किए थे। ब्रिजमोहन ने एक घमड़ी तो उससे ना मांगी थी। ब्रिजमोहन के पास पीरन की अनगिनत तस्वीरें थी, साड़ी में, फ्रॉक में, सलवार कमीज में, चुस्त पजामे में, बैंडिंग कॉस्ट्यूम में, लगभग 100 से ऊपर होगी। पीरन कतई खूबसूरत नहीं थी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक मामूली शक्ल व सूरत की थी। और मैंने कभी अपनी राय ब्रिजमोहन को कभी ना बताई, और ना ही मैंने ब्रिजमोहन से पीरन के बारे में कुछ पूछा कि वो कौन है, क्या करती है, ब्रिजमोहन और तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई, इश्क की शुरुआत कैसे हुई, क्या तुम शादी करने का इरादा रखते हो या नहीं। और ब्रिज ने मुझसे कभी इस बारे में कोई बात नहीं की। वो हर बार मुझसे 8 आने लेता और बांद्रा पहुंचता। वो दोपहर में लौटा तो उसने कहा, भाई मंटो, आज मामला खत्म हो गया। क्या मतलब? मतलब आज पीरन से 2 टूक फैसला हो ही गया। मैंने उससे कहा, मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ मुझे कोई काम नहीं मिलता, तुम बेहद मनूस हो। मैं मनूस हूँ ना, बेहतर है मिलना छोड़ दो। देखती हूँ काम कैसे मिलता है। तुम एक नमकीन इकट्ठू और काम चोर हो। तो ये किस्सा खत्म हो गया और मेरा ख्याल है मंटो भाई, इंशाअल्लाह मुझे बहुत जल्द काम मिल जाएगा। तुम मुझे सुबह 4 आने देना, मैं सेठ नानू भाई से मिलने जाऊंगा, वो मुझे जरूर अपना असिस्टेंट रख लेंगे। अभी मैं चलता हूँ। ये सेठ नानू भाई जो फिल्म डायरेक्टर था, ये ब्रिजमोहन को कई बार काम देने से इनकार कर चुका था। इसका भी पीरन की तरह यही ख्याल था कि ब्रिजमोहन कामचोर और निकम्मा है। दूसरे दिन ब्रिजमोहन ने मुझसे आके 4 आने लिए और वो दोपहर को लौटा तो उसने खुशखबरी सुनाई। भाई मंटो, सेठ नियाज अली ने मुझे 250 रुपये माहवार पर नौकर रख लिया है। ये तो बहुत बढ़िया है। कॉन्ट्रैक्ट पूरे 1 वर्ष का है, जिस पे दस्तखत भी हो चुके हैं। हाँ, और ये एडवांस है। मंटो भाई जी तो चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट और एडवांस लेके पेरेंट्स के पास जाऊं और कहूं कि देखो मुझे काम मिल गया है। मगर से नानू भाई मुझे फौरन जवाब दे देगा। ये एक नहीं, कई मर्तबा मेरे साथ हो चुका है। इधर पेरेंट्स से मुलाकात हुई और मामला साफ। किसी ना किसी बहाने मुझे निकाल बाहर किया गया। पता नहीं इस लड़की में नौसत कहाँ से आई। अब कम से कम 1 वर्ष तक मैं इसकी सूरत नहीं देखूंगा। मेरे पास कपड़े कुछ कम रह गए हैं, 1 साल अगर कुछ बनवा लूं तो देखा जाएगा। 6 महीने गुजर गए। ब्रिजमोहन बराबर काम करता रहा। उसने कई नए कपड़े बनवा लिए थे, यहाँ तक कि 1 दर्जन रुमाल भी खरीद लिया था। और वो तमाम चीजें उसके पास थी जो एक कमाने आदमी के ऐशो आराम के लिए जरूरी थी। ब्रिजमोहन एक दिन स्टूडियो गया हुआ था। उसके नाम पर खत आया। वो शाम को लौटा तो मैं वो खत उसे देना भूल गया। सुबह नाश्ते पर मुझे याद आया और मैंने वो खत उसके हवाले कर दिया। अरे भाई ब्रिज, हाँ भाई, ये तुम्हारी चिट्ठी आई थी। लानत, क्या हुआ? अरे भाई पिरन, अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी, वही कमबख्त है, उसकी हैंडराइटिंग भूल सकता हूँ भला? क्या लिखती है? मेरा सिर कहती है मुझसे इतवार को मिलो, तुमसे बहुत जरूरी काम है। भाई मंटो, इंशाअल्लाह देख लेना, नौकरी से बहुत जल्द जवाब मिल जाएगा। क्या बकवास करते हो? नहीं भाई मंटो, तुम देख लेना। कल इतवार है और परसों सेठ नानू भाई को मुझसे कोई ना कोई शिकायत जरूर पैदा होगी और मुझे फौरन निकाल बाहर करेंगे। अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है तो मत जाओ उससे मिलने। ये नहीं हो सकता, वो बुलाए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। क्यों? नौकरी करते करते ही मैं भी कुछ उगता चुका हूँ। 6 महीने हो गए।
दूसरे दिन ब्रिजमोहन किरण से मिलने पार्लर चला गया। वो किरण से मुलाकात करके लौटा तो उसने मुलाकात के बारे में कुछ ना बताया। आखिर मैंने उससे मिलाया अपने मनु सितारे से। हाँ भाई, और उसे कह दिया कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द नौकरी जॉब मिलने वाला है। बाय मट्टू। चलो छोड़ो, आओ खाना खा लेते हैं। हाँ चलो आज खा लेते हैं। हम दोनों ने हाजी के होटल पे खाना खाया। इस दौरान किरण की कोई बात ना हुई थी। बस रात में सोने से पहले सिर्फ इतना था। भाई मिंटो, अब देखते हैं कल क्या कुछ मिलता है। मेरा एक ख्याल था कि कल सब कुछ बढ़िया होगा, मगर दूसरे दिन ब्रिजमोहन असामान्य रूप से स्टूडियो चल दौड़ता है। भाई मिंटो, अरे ब्रिज, भाई मिंटो जवाब मिल गया। बताओ जी। अरे जिससे हटना था वो तो हट गया, मैं किसे हटाऊं? सेठ नानू भाई पे भी टाच आ गई, पूरा का पूरा स्टूडियो सील हो गया। मेरी वजह से खामखा बेचारे सेठ नानू भाई पे भी आफत आ गई। ये अजीब सिलसिला। कहते हैं ना भाई, आज कंगन को आरसी क्या। ब्रिजमोहन अब बेकार था। उसकी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। उसने हर इस बार को पांडव जाने के लिए आने मांगना शुरू किया। मुझे अभी तक ये मालूम नहीं था कि ब्रिज और किरण में क्या मुलाकात होती है। वैसे वो गुफ्तगू बड़ी अच्छी करने वाला था, मगर उस लड़की से जिसकी नौसत का उसे पूरे तौर पर यकीन था, वो किस किस्म की बातें करता। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या किरण तुमसे मोहब्बत करती है? नहीं, वो किसी और से मोहब्बत करती है। तुमसे क्यों मिलती है? क्योंकि मैं ज़हीन हूँ। उसकी भद्दी सूरत को खूबसूरत बनाकर पेश कर सकता हूँ। उसके लिए क्रॉसवर्ड पजल भी हल कर देता हूँ और कभी-कभी तो उसे इनाम भी दिलवा देता हूँ। भाई मंटो, तुम नहीं जानते हैं लड़कियों को, मैं खूब पहचानता हूँ। ये जिससे मोहब्बत करती है, उसके अंदर जो कमी है, ये वो मुझसे पूरी कर लेती है। बड़ी 420 होती है लड़कियाँ। मगर तुम क्यों उससे मिलते हो? मैं, मुझे मजा आता है। इस बात अरे उसकी नौसत का मजा। मैं इम्तिहान ले रहा हूँ, उसकी नौसत का इम्तिहान, और उसकी ये नौसत अपने इम्तिहान में पूरी उतरी है। भाई मंटो, अब मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, मैं उसके इस मनु से सर को चकमा दे जाऊँ। मैं समझा नहीं। यानी नौकरी या जॉब मिलने से पहले मैं खुद ही नौकरी से अलग हो जाऊँ। यानी अपने मालिक को जवाब दे दूँ और उनसे कहूँ कि जनाब, मुझे मालूम था कि आप मुझे निकालने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको तकलीफ ना दी और खुद ही अलग हो गया। और जनाब, आप मुझे नहीं निकाल रहे थे, ये मेरी दोस्त किरण है, जिसकी नाक कैमरे में ऐसे घुसती है जैसे कि तीर। ये मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, देखते हैं पूरी होती है कि नहीं। बड़ी अजीबोगरीब ख्वाहिश है। अरे मेरी हर एक चीज अजीबोगरीब है मंटो भाई। मैंने पिछले एतवार किरण के उस दोस्त के लिए जिससे वो मोहब्बत करती है, एक फोटो तैयार करके चूतिया साला उसे कंपटीशन में भेजेगा और यकीन तौर पर उसे इनाम मिलेगा। चलता हूँ। ब्रिजमोहन वाकई अजीबोगरीब। उसने किरण के दोस्त को कई बार फोटो तैयार करके दे चुका था। इलस्ट्रेटेड वीकली में फोटो उसके नाम से छपते हुए किरण बहुत खुश होती। ब्रिजमोहन उनको देख के मुस्कुराता। वो किरण की दोस्त की शक्ल में सूरज से अनजान था और ना ही कभी किरण को ब्रिजमोहन से मुलाकात कराई। सिर्फ इतना बताया कि वो किसी मेल में काम करता है, बहुत खुश है। एक इतवार ब्रिज बांद्रा से वापस आया तो उसने कहा, भाई मंटो, आज मामला खत्म हो गया। किरण वाला? अरे हाँ भाई, हिरन वाला।
मेरे पास कपड़े कुछ कम रह गए थे तो मैंने सोचा ये सिलसिला भी खत्म करूं। भाई मंटो, अब मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं उसके इस मनोज सर को चकना दूं। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो जाए फिर देखते हैं। हाँ, और ये इस्तीफा मैं दफ्तर जाते वक्त पेश कर देने वाला हूँ। मैंने वही पिरन के पास लिया था। तुम सेठ निहाल जली से तो मिले थे? हाँ यार, ये वो तुम्हें काम पे रख ले। शेख नियाज अली, तुम मुझे सुबह चालाने देना, मैं शेख नियाज अली से मिलाऊंगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। मैंने सेठ निहाल अली के दफ्तर का फोन नंबर अपने दोस्त से पता लगाया, सच बिल में उनको दिया। वो दूसरे दिन दफ्तर गया और वो शाम को लौटा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। भाई मंटो, हाँ भाई भाई, ये लो, तनख्वाह पूरा 200 रुपये माहवार है। 200 रुपए? कम है, लेकिन शेख नियाज अली ने कहा बढ़ा दूंगा। आप पीरन से कम मिलोगे? पिरन से मैं भी यही सोच रहा हूँ, कम मिलना चाहिए। भाई मंटो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, बस वो पूरी हो जाए। और मेरा ख्याल है मुझे ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। पहले मेरे 3-4 जोड़ी कपड़े बन जाए, उसके बाद देखते हैं। कुछ एडवांस लाओ। अरे हाँ, ये एडवांस, ये 50 एडवांस लाया था, 25 तुम रख लो, बाकी लोगों को भी दे देना। मैं चलता हूँ। 25 महीने लिए होटल वाले का बस फोटो खींचो। हमारे दिन बड़ी खुशहाली से गुजरे। 100 रुपए माहवार मेरे आता था और 200 रुपए माहवार बिल तुमको देता। बड़े ऐश थे। 5 महीने गुजर गए और एक दिन अचानक पोस्टमैन। हाँ भाई, कौन है? सब बिल बोल के देखिए। देखो, चलो भाई मंटो, इजराइल साहब तशरीफ लाए। मैंने वो खत देखकर बड़ा खौफसा महसूस किया। क्या फरमाती है? फरमाती है मुझसे इस इतवार को मिलो, तुमसे बहुत जरूरी काम है। जाओगे? जाना ही पड़ेगा। फिर से। रुक जाओ यार, उससे मिलो। हमारे दिन बड़ी खुशहाली से गुजरे।